नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और ये लास्ट वीडियो का पार्ट 2 है, जो कि आपने काइगर ओनर्स रिव्यू में देखा था, अविरल जी का रिव्यू। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कुछ डिज़ाइन एस्पेक्ट्स की और बाकी चीज़ों की। ये वीडियो बेसिकली रहने वाला है काइगर की कुछ मेन पॉइंट्स पे ड्राइवेबिलिटी के ऊपर। दोस्तों, नॉन टर्बो इंजन विद AMT ट्रांसमिशन ये चलाते हैं और इनसे क्लैरिफाई करेंगे कुछ चीज़ें जो शायद सभी के मन में आज तक भी एक डाउट है कि कितनी पावर है गाड़ी के अंदर, क्या ड्राइव मोड्स काम के हैं या फिर नहीं, सस्पेंशन सेटअप कैसा है इस गाड़ी का, ब्रेकिंग वगैरह कैसी रहती है। तो अविरल जी, वापस से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे इस काइगर की ड्राइवेबिलिटी के बारे में। बाकी दोस्तों, अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसे भी विज़िट करके देख सकते हैं। तो अविरल जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी तक आपने 6500 गाड़ी चला ली है, तो आपके हिसाब से कैसी है आपकी परचेज़, कैसा रहा आपका डिसीजन? मेरे हिसाब से गाड़ी बढ़िया है। जिस पर्पस के लिए मैंने ली थी वो पर्पस सॉल्व हो रहा है। ठीक है। और इसके इंजन में कई बार बताया जाता है कि ये अंडर पावर्ड गाड़ी है, तो 6500 में कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टेंसेस आपके साथ भी आए होंगे कि आपको ये गाड़ी कहीं ना कहीं अंडर पावर फील हुई होगी। तो उस बारे में आपका क्या रिव्यू है? क्योंकि जितनी भी मिनी SUVs आती हैं तो वो 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड अभी तक नहीं आती थी मैग्नाइट और काइगर से पहले। टर्बो में ज़रूर वेन्यू और सोनेट वगैरह आती हैं, बट ये नेचुरली एस्पिरेटेड है और देखें 3 सिलेंडर है, पावर फिगर्स भी काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से कैसा रहता है इंजन का सारा परफॉर्मेंस वगैरह? तो इसका जो नेचुरली एस्पिरेटेड 1 लीटर इंजन है 72 PS 96 Nm वाला, ठीक है। वो आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि अंडर पावर्ड है क्या, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, पर्पस क्या है। और देखिए, कई बार सिंपल मेरे जैसे प्यार से चलाने वाले लोगों को भी है ना, कभी या तो कभी मन करता है कि वो थोड़ा थोड़ा इन्जॉय कर ले, या फिर कभी कभी अर्जेंट होता है, कुछ कहीं जल्दी अर्जेंटली पहुंचना हो, तो तब उस समय फील होता है ये चीज़। और स्पेशली हर रेड लाइट से जब आप निकलते हो, आप रेड लाइट या स्टॉप एंड गो सिचुएशन से आप जब निकलना स्टार्ट करते हो, तब सबसे ज़्यादा फील होता है ये चीज़। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मानते हो कि हाँ, ये गाड़ी अंडर पावर्ड है? जी, एग्री करते हो आप इस चीज़ से? इसमें या तो 1.1 लीटर होना चाहिए था, ठीक या है। रेनो के पास जो फ्रांस में क्लियो में जो आता है 1.2 एनर्जी सीरीज इंजन, वो देना चाहिए था। अच्छा, बेसिकली अब एक और एस्पेक्ट से डिटेल में थोड़ा जानना चाहूँगा कि 1 लीटर के हिसाब से ये अंडर पावर्ड है, पावर फिगर्स के हिसाब से ये अंडर पावर्ड है, या इसमें कहीं ना कहीं इसके 3 सिलेंडर्स का कोई हाथ है? आपके हिसाब से कौन सा एक एस्पेक्ट इम्प्रूव करा जाए तो कहीं ना कहीं गाड़ी स्टैंड आउट कर सकती है? इसी सेम इंजन में थोड़ा सा 72 PS की जगह थोड़ी बढ़ा देते इसको, और जो टॉर्क है उसको भी थोड़ा बढ़ा देते, तो फिर भी बैलेंस हो जाता कुछ, तो ठीक है। काम बन जाता है इसका। ओके। अब बात करते हैं 3 सिलेंडर की। तो 3 सिलेंडर इंजन होने के कारण आपको कहीं कोई परेशानी वाली बात इस गाड़ी के अंदर? 3 सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है। वो इनिशियली जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हो तो थोड़ा बहुत वो वाइब्रेशन और वो सब होता है, बट वो चला जाता है थोड़ी देर बाद, तो दैट्स नॉट अ वेरी बिग इशू और अ डील ब्रेकर, सो दैट 3 सिलेंडर इज नो प्रॉब्लम। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक और मतलब मारुति के जो 1 लीटर इंजन हैं, ओके। वो भी सेम आसपास की पावर आती है उनमें, ठीक है। बट उनकी ड्राइवेबिलिटी, स्मूथनेस, पिकअप और उनका जो RPM का मैनेजमेंट है वो इतना रिफाइंड होता है कि वहाँ फील ही नहीं होता ये 3 सिलेंडर इंजन है। मैं K10B की बात कर रहा हूँ, ओके, जो बाकी गाड़ियों में, मारुति की गाड़ियों में आता है। समझ गया हूँ। तो वैसा ही कुछ इन्हें करना चाहिए, इनका थोड़ा रफ फील होता है। ठीक है, रिफाइनमेंट पार्ट में इम्प्रूवमेंट हो हाँ, सकती है। बहुत ज़्यादा हो सकती है। पर एक चीज़ हमें ये भी देखनी चाहिए, पब्लिक भी समझती है और आपको भी बताना चाहूँगा कि मारुति का 1 लीटर इंजन काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, और जब शुरुआत हुई थी उस इंजन की तो वो भी शायद इतना रिफाइंड नहीं था। हाँ ये इंजन भी कोई नया नहीं है, ये नहीं कहूँगा कि नया है, हाँ बट स्टिल इन्हें अभी काफ़ी कम टाइम हुआ है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है। जैसे शुरू में अगर आप ट्राइबर के केसेस सुनेंगे तो शायद इससे कहीं ज़्यादा बेकार रिव्यू था ओनर्स का, बट आज की डेट में आप खुद सेटिस्फाइड हैं। हाँ हाँ, वो तो है। तो थोड़ा ओवर द मतलब टाइम देखते हैं रेनो कैसी इम्प्रूवमेंट करता है। स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है इसमें। बिल्कुल। अब इंजन की बात हो चुकी है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आपने खुद ही मेंशन करा है, इसके NVH लेवल्स। जी। तो सबसे पहले नॉइज़ की बात करते हैं। नॉइज़ को मैं 3 में कैटेगराइज कर देता हूँ, जिससे ऑडियंस के लिए भी और आपके लिए भी आंसर करना आसान हो जाए। सबसे पहले तो आपने कहा रोड नॉइज़, तो बेसिकली वो होती है ज़्यादातर टायर्स की वजह से। हाँ हाँ।
तो क्या इसके टायर्स में कोई ऐसी कमी है कि आपको रोड नॉइज अंदर आती है? नहीं, टायर्स में कमी नहीं है, टायर्स की नॉइज डिपेंड करती है आप कौन सी रोड पे चल रहे हो, रोड कंडीशन भी रोड बहुत मैटर कंडीशन पे करती है। डिपेंड करता है, तो तब आती है। जैसे हाईवे में कंक्रीट रोड है तो आएगी, आप हाई स्पीड पे हाईवे पे चला रहे हो तो आएगी वो नॉइज़। और सिटी में भी आप चल रहे हो, मतलब नॉर्मल ग्रेवल वाली जो रोड होती है अपनी, जो नॉर्मल डामर वाली, तो उस पर हल्की सी आएगी, बट अगर कोई ज़्यादा रफ पैच वगैरह है तो तब तो आएगी थोड़ी। तो ये नहीं कह सकते कि ये कांस्टेंट इशू है, हम्म। बट रोड कंडीशंस के हिसाब से जैसे सभी गाड़ियों में जी होता जी है, जी। इस गाड़ी के साथ भी वैसा ही है। अब इसकी सेकंड कैटेगराइजेशन पे चलते हैं। विंड नॉइज कैसी रहती है, क्योंकि एरोडायनामिक्स के हिसाब से कभी भी एक एसयूवी बिल्ट नहीं होती। हालांकि रेनो ने काफ़ी काम इसमें ऐसा करा हुआ है कि एरोडायनामिक गाड़ी बनाई जाए, बट कभी भी कोई भी एसयूवी आप देखेंगे तो वो उतनी ज़्यादा एरोडायनामिकली डिज़ाइन नहीं होती जितनी एक सेडान या हैचबैक होती है। ओके। तो विंड नॉइज़ कितनी रहती है जब आप इसे हाई स्पीड पे ड्राइव करते हैं बेसिकली? जब हाईवे पे लेके जाते हैं, विंड नॉइज अगर आपके चारों शीशे बंद हैं तो मतलब हार्डली फील होती है। ओके। और अगर आपके शीशा हल्का सा भी खुला है तो सबको पता है कि थोड़ी तो वो आएगी, विंड नॉइज तो आएगी, बट वैसे फील नहीं होती विंड नॉइज। शीशे बंद में कोई खास नहीं। नॉइज़ नहीं है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं है बेसिकली। हाँ, विंड नॉइज तो नहीं होगी। अब चलते हैं अपने लास्ट एस्पेक्ट के, जो कि नॉइज़ का लास्ट एस्पेक्ट रहेगा। वो है इंजन नॉइज़ कितनी केबिन के अंदर कन्वर्ट होती है। इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं तीनों ही ड्राइविंग मोड्स को, और कोई भी एस्पेक्ट जिसमें आपने आज तक इस गाड़ी को ड्राइव किया हो। उसमें ये है सेम अगेन, म्यूजिक सिस्टम में म्यूट पे है या आवाज़ बिल्कुल बंद कर रखी है उसकी। बिल्कुल। और अगर आप इको मोड पे चला रहे हैं तो कोई नॉइज़ नहीं है, मतलब खास नॉइज़ नहीं है, क्योंकि आप प्यार से ही चल रहे होते हैं, उसमें भगाना तो है नहीं आप। ठीक है। सिटी मोड पे भी अगर आपके बेसिकली ये है कि आरपीएम अगर आपके ज़्यादा हैं, आप रेव ज़्यादा कर रहे हैं या एक्सीलरेटर तेज़ दबा रखा है, तो इनका वही जो मैं बोल रहा था ना, रफ है इंजन, तो इंजन नॉइज़ थोड़ी काफ़ी आती है, थोड़ी नहीं काफ़ी आती है। ठीक है। स्पोर्ट्स मोड पे तो बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। क्योंकि आप भगा रहे होते हो उस समय। पर जैसे ही ये मोमेंटम पकड़ के और इन्हें एक स्टेडी क्रूजिंग स्पीड पे आ जाती है, फिर वो चली जाती है वो नॉइज़। ठीक है। आरपीएम का खेल है सारा इंजन नॉइज़ में। तो बेसिकली अगर नॉइज़ को कंक्लूड किया जाए, इंजन नॉइज़, विंड नॉइज़ और टायर नॉइज़, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन सा है? सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है हाई स्पीड पे, हाई रेव्स पे इंजन नॉइज़, और हाईवे पे हाई स्पीड पे टायर नॉइज़। ठीक। मतलब इरिटेटिंग नहीं है टायर नॉइज़, बट हाँ थोड़ा डिस्टर्बिंग है थोड़ा। बेसिकली जब आप स्पोर्ट मोड में चला रहे होते हैं तो मेरे ख्याल आपका माइंड भी उस हिसाब से अडेप्ट होता है कि कहीं ना कहीं इंजन नॉइज़ उतनी बुरी नहीं लगती होगी, राइट? उसमें ये है कि वो इंजन नॉइज़ इरिटेटिंग नहीं है, बट थोड़ा डिस्टर्बिंग भी नहीं कह सकते, बट हाँ मतलब ऑकवर्ड फील होती है। ऑकवर्ड इज़ द करेक्ट वर्ड। ओके। मतलब वो ये बताता है कि रिफाइनमेंट कम है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब एंगल भी चेंज कर दिया है और नॉइज़ की भी बात हो चुकी थी, तो अब NVH लेवल्स के सेकंड एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है वाइब्रेशंस। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा कि कैसी वाइब्रेशंस रहती हैं थ्रू आउट द कार। तीनों ही ड्राइविंग मोड्स की बात करेंगे, और अभी आगे चल के ड्राइविंग मोड्स की स्पेसिफिकली भी आपसे चाहूँगा कि एक आइडिया दे दें ऑडियंस को कि तीनों ड्राइविंग मोड्स की कैसी फंक्शनिंग है और कितने काम के वो एक्चुअल में है। जो भी अभी आपने पूछा था मेरे से, वाइब्रेशन से रिलेटेड, वाइब्रेशन तो देखिए ऐसा है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तब थोड़ा वाइब्रेशन रहता ही रहता है। 3 सिलेंडर इंजन है, अंडरस्टूड है। ठीक है। उसके बाद जब आप चला रहे होते हो तो वाइब्रेशन जो है, मतलब इको मोड पे तो खास नहीं, सिटी पे भी खास नहीं, ठीक है। स्पोर्ट्स वगैरह पे वही रेव से रिलेटेड है वो वाइब्रेशन। रेव करते हो तो थोड़ा पेडल्स में फील होगा, और तो थोड़ा वैसे ऑटोमेटिक है मेरी, तो मेरा तो हाथ गियर बॉक्स पे रहता नहीं है, मतलब गियर स्टिक पे। ठीक है। तो थोड़ा स्टेयरिंग वगैरह पे फील होगा आपको वाइब्रेशन का उतना इशू है नहीं इस गाड़ी में। बेसिकली ये जो वाइब्रेशन है ये मैनेजेबल है या कहीं ना कहीं अनॉय करती है, ऐसा कुछ है? वाइब्रेशन तो बिल्कुल मैनेजेबल है, उसमें तो कोई ज़्यादा परेशान नहीं करती वो, वाइब्रेशन में कोई खास दिक्कत नहीं। अच्छा दोस्तों, मैंने काफ़ी टाइम पहले काइगर के सभी इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस के ड्राइव रिव्यूज़ आपको दिए हुए हैं, तो उसमें मैंने नोट किया था, आई डोंट नो आपने मैनुअल चलाई है कि नहीं चला। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन थोड़ी कंट्रोल्ड है, बट मैनुअल में थोड़ी सी वाइब्रेशन इससे भी और ज़्यादा है। अच्छा, तो अगर आप काइगर या मैग्नाइट का मैनुअल कंसिडर कर रहे हैं नॉन टर्बो में, तो ये पॉइंट ज़रूर दिमाग में रखिएगा। दोस्तों, ये कुछ था वाइब्रेशन के बारे में। अब पूछ लेते हैं अपने NVH लेवल्स के आखिरी पार्ट, यानी कि जो H से डिनोट होता है, हार्शनेस है क्या इस गाड़ी के अंदर? हार्शनेस वही मैंने बताया आपको, जब हम इनिशियली स्टार्ट करने के बाद अगर आप एकदम से
पिकअप लेना चाह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ना रेड लाइट पे पिकअप लेना या बढ़ाना, फटाफट तेज बढ़ाना बिल्कुल फर्स्ट से सेकंड गियर में, तो वहाँ पे वो जो गर्र की आवाज़ आती है, वो हार्शनेस मेरे को वो लगती है कि वो है हार्शनेस। ठीक है। और वही रिफाइनमेंट है, वही हार्शनेस है। ठीक है। तो जो K10B में ये चीज़ नहीं होती, वो वाला इशू है इसके अंदर। ओके। पर इतना ऐसे कोई वो दिक्कत नहीं है, पर आपको ये लगेगा ये क्या है ड्रामा, कि ये एकदम से पिकअप क्यों नहीं ले रही, स्पेशली AMT मैनुअल का पता नहीं। अच्छा, ये तो हो गए कुछ प्राइमरी पार्ट्स जो कि आपने समझे इस गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ बिहाइंड द कैमरा और अविरल जी आ चुके हैं गाड़ी के अंदर कुछ और एस्पेक्ट्स की बात करने, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं एक ड्राइवेबिलिटी के पार्ट से। तो अविरल जी, सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा ड्राइवर्स कंफर्ट के बारे में, क्योंकि अगर कंफर्ट नहीं आएगा तो गाड़ी 2 लाख की हो या 20 लाख की, कोई फ़ायदा नहीं है उसे लेने का। ड्राइवर्स कंफर्ट अच्छा है, सीट हाइट एडजस्ट वगैरह दे रखी है और स्टेयरिंग भी सही है, सीट भी कंफर्टेबल है, हार्ड है थोड़ी, ठीक है। बट वो हार्ड अच्छा है, हार्ड है, क्योंकि फिर शॉर्ट डिस्टेंसेस पे भी आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, लॉन्ग डिस्टेंस में भी कंफर्ट रहता है, सॉफ्ट सीट सिंक हो जाती है थोड़े टाइम बाद। ठीक है। इसलिए और सही पोजीशनिंग वगैरह सब सही है, एर्गोनॉमिकली सब कोई दिक्कत नहीं। आपकी हाइट 5'8" है, राइट? जी जी। तो 5'8" के हिसाब से आपको कोई इशू नहीं है? हाँ, हेडरूम है। इसके ड्राइवर्स कंफर्ट वगैरह के बारे में? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। बोनट भी दिखता है बाय द वे। बोनट भी विजिबल है, तो विजिबिलिटी एस्पेक्ट में भी एज सच कोई इशू नहीं। बिल्कुल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मेनली जिसका सब इंतजार कर रहे हैं उसी से शुरू करते हैं इंटीरियर में। जी। आपका ट्रांसमिशन। हाँ। क्योंकि AMT आपको एक तो मैग्नाइट में देखने को नहीं मिलता, तो काइगर पे एकदम जैसे आप स्विच हो गए ऐसे ही सभी स्विच होते हैं। प्लस AMT को लेकर सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं। कैसा ट्रांसमिशन है, क्या इसकी रिलायबिलिटी है, गियर शिफ्ट्स फील होते हैं या नहीं होते। प्लस क्योंकि मेरा एक पर्सनली मानना है, आपको भी बता देता हूँ, आप भी अपना पर्सपेक्टिव रखें इस पर, कि एक तो नॉन टर्बो पहले से ही कम पावर के साथ आ रही है। प्लस क्योंकि मैंने मैनुअल को और ऑटोमेटिक को सेम डे ड्राइव किया था साथ के साथ, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी आपकी पावर को लिमिट करता है। तो इस पे भी अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर ऑडियंस के आगे रखें। बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं AMT से। AMT एक है बजट गियर बॉक्स, तो उससे वही एक्सपेक्टेशन रखें, शुरुआती में इससे करो, क्योंकि आपको एक बजट में 40,000 50,000 में आपको एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दे रहे हैं वो लोग, तो उससे उम्मीदें भी उतनी रखें। इतना बुरा हाल नहीं है जो पहले था, अब तो बहुत रिफाइंड हो गया। हम लोग जब आया था AMT तब से काफ़ी आगे आ चुके हैं। और अब आते हैं इस गाड़ी के पर्टिकुलर AMT पे। इसका गियर बॉक्स, पहले तो गियर स्टिक बिल्कुल सिंपल है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है, ये मैनुअल मोड है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें बस मैनुअल मोड में ये है कि अप शिफ्ट करना है तो नीचे, डाउन शिफ्ट करना है तो ऊपर, ठीक है। बस ये। और उसके अलावा जो है इसका जो AMT का गियर बॉक्स है उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं, बस एक दिक्कत है कि रिवर्स जब आप करते हो तब ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी को पकड़ के बैठा है और आपकी गाड़ी को बहुत दम लगाना पड़ रहा है रिवर्स होने में, स्पेशली ढलान है। ये सेम चीज़ जो आप कह रहे हैं, ये लास्ट पार्ट में एक सवाल भी आया और लोग जानना चाह रहे हैं कि रिवर्स गियर में क्या ये पावर छोड़ देती है, ऐसा कुछ है? रिवर्स गियर में पर्टिकुलरली पावर छोड़ देती है वाला नहीं है, पर रिवर्स गियर में कुछ इन्होंने ढंग से कुछ ट्यूनिंग नहीं करी है, क्या किया है, बट काफ़ी ऐसा लगता है गाड़ी को काफ़ी दम लगता है। जो आप वाइब्रेशन वगैरह की बात कर रहे थे, हार्शनेस, वो वहाँ भी रिवर्स के टाइम भी फील होती है। ठीक है। उसके अलावा गियर शिफ्ट्स की बात कर लेते हैं जी। अब वो मैं बताता हूँ आपको। रिवर्स का मैंने बता दिया, न्यूट्रल हो गया। ड्राइव में नॉर्मली आप जैसे चलाते हो वैसे आप नॉर्मली चलाओ। अगर आप हल्के फुट से ड्राइव करते हो और जब गियर शिफ्ट हो रहे हैं तब आपको इको मोड पे तो फील बहुत कम होते हैं, बहुत कम, है ना। अगर आप मीडियम फुट से चला रहे हो तो आपको फील होंगे गियर शिफ्ट हुए हैं, और कभी कभी आवाज़ भी आएगी एक टक करके, तो वो परेशान होने वाली बात नहीं है, वो गियर बॉक्स की बिल्ट इन आवाज़ है, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैनुअल के ऊपर ही किट लगती है। ठीक है। अब आते हैं सिटी मोड पे। सिटी मोड में भी आपको फील होगा और स्पोर्ट्स में भी फील होगा, गियर शिफ्ट तो फील होंगे, वो तो कहीं नहीं जा रहे। और अब आपको जो मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, अगर आप स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, आप सिटी मोड पे थे, आपको ओवरटेक करना है और जल्दी जाना है, तो दो ऑप्शन है, या तो इसको सिटी पे ही मैनुअल मोड पे ले लीजिए और उसके बाद इसको एक डाउन शिफ्ट दे दीजिए, तो अब उसके बाद आप एक्सीलरेटर देंगे तो वो गाड़ी बढ़ जाएगी। नहीं तो अगर आप यहाँ पे देंगे, ड्राइव मोड पे एक्सीलरेटर देंगे, तो थोड़ा पॉज आएगा कुछ 5 सेकंड का, उसके बाद वो बढ़ेगा। तो आपको अगर ऐसे करना है तो प्लान करना पड़ेगा, नहीं यहाँ लेके करोगे
तो खुद से आराम से कर सकते हो। ठीक है। और उसके अलावा अब आपको सडन ओवरटेक करना है या फिर आपको जल्दी निकलना है कहीं, तो लेकिन सब लोग ड्राइव सेफ करिए प्लीज़। तो आपको दो ऑप्शन, ये ऑप्शन है कि आप सिटी से स्पोर्ट्स पे आ जाओ, मैनुअल पे डालो, फिर डाउन शिफ्ट करो, तो आपका फटाफट हो जाएगा वो पिकअप। और वो जो सिटी मोड है उसमें भी जब आप डाउन शिफ्ट करना स्टार्ट करते हो तो एक जो डी मोड है उससे कम पॉज है, बट थोड़ा पॉज उसमें भी मिलेगा आप लोगों को। ठीक बस है। इतना ही था। तो गियर शिफ्ट्स आपको अगर समराइज करें तो सभी मोड्स में फील होंगे, बट अगर आप लाइट फुट से चलाते हैं तो उतने ज़्यादा परेशान आपको वो नहीं करेंगे, राइट? जी जी। और उसके अलावा गियर बॉक्स में किसी तरह की कोई पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले एस्पेक्ट की तरफ जो कि है स्टीयरिंग। तो गियर बॉक्स में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिक होल्ड करने में भी दिक्कत नहीं है, कोई आवाज़ ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, कोई आवाज़ नहीं आ रही है स्ट्रेन सी आवाज़। ठीक है। बस वो गियर शिफ्ट होते हैं उसकी कभी कभी आवाज़ आती है, बस दैट्स इट, और कोई प्रॉब्लम। बाकी एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा गियर बॉक्स के बारे में, वो स्पेसिफिकली काइगर के बारे में नहीं है, वो AMT के बारे में है। कि अगर आप एक एंथुजियास्टिक ड्राइवर हैं तो शायद AMT आपके लिए नहीं बना है, और अगर आप AMT कंसिडर करते हैं तो ओवर द टाइम आप परेशान ही होने वाले हैं। एंथुजियास्टिक ड्राइवर परेशान होने वाले हैं, नॉर्मल लोग परेशान नहीं होने वाले। मैंने पहले ही मेंशन किया, अगर एंथुजियास्टिक ड्राइवर हैं हाँ, वो तो लेंगे ही नहीं है, बिल्कुल। वो अब लेना भी चलते हैं अविरल जी अपने स्टीयरिंग रिस्पांस की तरफ, क्योंकि स्टीयरिंग भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है आपकी ड्राइविंग में, कॉन्फिडेंस आपको दिलाने में। जी बिल्कुल। तो स्टीयरिंग में ऐसा है, स्टीयरिंग का साइज ठीक है, अप डाउन होता है, टेलीस्कोपिक तो आता ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। इतने पार्ट पे लेदर दिया है, यहाँ थोड़ी सी कंजूसी है, बट ठीक लगा मेरे को, पहले लगा था कंजूसी है, बट ये प्लास्टिक दिया ना वो सही किया, क्योंकि कभी गर्मियों में क्या होता है लेदर से आपका हाथ पसीने में होता है तो वो स्लिप होने का रहता है या फिर है ना इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभी। तो ये प्लास्टिक में क्या है वो एस्पेक्ट खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़, जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स है वो भी सही जगह पे काम करते हैं सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रूज कंट्रोल तो इसमें है नहीं। ठीक है। बाकी हॉर्न का भी ऐसा नहीं है कि हॉर्न आपको ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा हॉर्न दबाने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके अलावा स्टीयरिंग के मैंने बताया मोड्स के साथ चेंज होता है, इको पे बहुत लाइट हो जाता है, सिटी पे बैलेंस रहता है, और स्पोर्ट्स में तो हार्ड ही हो जाता है बिल्कुल। ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा, मोड्स के साथ स्टीयरिंग रिस्पांस चेंज होता है, क्या ऐसा स्पीड के साथ भी वेरी होता है, नहीं, या फिर speed के सिर्फ साथ। मोड्स के साथ ही? मोड स्पीड के साथ कुछ। स्पीड के साथ वेरी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप हाईवे पे 100 की स्पीड पे इको मोड में चला रहे हैं तो उतना ही लाइट उतना रहेगा ही जितना लाइट लाइट है। रहेगा, बहुत ध्यान से चलानी तो पड़ती क्या है। वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता? इको पे चलाओगे और आपने हल्का सा भी यो कर दिया, गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो बिल्कुल ये एक नेगेटिव भी बोला जा सकता है ये स्टीयरिंग के बारे में। नेगेटिव तब है जब आपको पता है आपकी गाड़ी क्या किस टाइम पे कैसे काम करती है, बिल्कुल, तब ये ऑडियंस को नेगेटिव पता नहीं रहना है। चाहिए ये चीज़। और अगर आपको नहीं पता और आपने इको मोड पे 100 की स्पीड पे यो कर दिया तो वो सीधा यो हो जाएगी गाड़ी। ठीक है। और यही स्पोर्ट्स मोड पे 100 की स्पीड पे आपने यो भी करा, वो गाड़ी इधर से इधर ही होगी बस, जितना आपको चाहिए था। काफ़ी मेजर फर्क आ जाता है स्टीयरिंग हाँ, रिस्पांस हाँ, के अंदर। बिल्कुल। उसके अलावा कोई चीज़ इंटीरियर से आप मेंशन करना चाहेंगे ड्राइवेबिलिटी के दौरान जो आपको फेस होती है? ड्राइवेबिलिटी के दौरान विजिबिलिटी भी बिल्कुल सही है, ये थोड़ा सा थिक लगता था कभी कभी, बट ठीक है, आई थिंक सेफ्टी अब आप के लिए अडेप्ट दिया हो होगा। चुके होंगे। हाँ, नहीं अच्छा ही है, सेफ्टी के लिए दिया होगा इन्होंने। ठीक है। तो उसके बाकी अलावा कोई ORVMs IRVMs वगैरह से विजिबिलिटी? बिल्कुल अच्छे साइज के ORVM है। IRVM लोगों को पता नहीं कि छोटा लगता है, ठीक है। बट पूरा रेयर जो वो है ग्लास वो फिट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और डे नाइट दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है। इसमें ये पॉइंट है कि जैसे एक्सेलरेटर जो है इसका, हाँ। वो आप इनपुट कितना दे रहे हैं उसको ऑब्वियसली आपको थोड़ा अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि एक स्टेडी स्पीड मेंटेन करना है इस एक्सेलरेटर के साथ। थोड़ा सा एक इशू तो नहीं कह सकते, बट एक चैलेंज है, तो वो आप चैलेंज अपने हिसाब से मैनेजमेंट करके ओवरकम कर सकते हो। ठीक है। और उसमें भी 2000 इको मोड पे अगर आप 2000 आरपीएम के नीचे नीचे रखोगे और इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी 15 से ऊपर ऊपर रहेगी तो सही चलेगी गाड़ी, सेम सिटी में भी। ठीक है। सिटी में क्योंकि आपको आरपीएम नहीं दिखेगा, तो मतलब नॉर्मल मोड पे आरपीएम नहीं दिखेगा, बट आप वही फ्यूल इकोनॉमी पे ध्यान रखो, ऊपर ऊपर रहेगी तो अच्छी रहेगी इकोनॉमी। स्टीयरिंग में बस एक चीज़ है जो लोग इसमें सोचते हैं कभी कभी कि ये सेंटर रिटर्न होता है कि नहीं होता। तो सेंटर रिटर्न का ऐसा है, आपने यू टर्न लिया तो ये सेंटर रिटर्न होगा,
और वो स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि आपने जैसे किस स्पीड पे टर्न ले रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है। और अगर नहीं हो सेंटर रिटर्न तो थोड़ा सा इसको नच देना, ये मत सोचना बाकी गाड़ियों की तरह कि ये आपने घुमा दिया तो वापस घूम के सही हो जाएगा, ये गाड़ी इधर चल जाएगी। नहीं तो आपका हाथ रहना चाहिए उस पर और आपको थोड़ा सा उसको काम करना पड़ेगा उसके साथ, स्टीयरिंग के साथ। ठीक है। रिटर्न हो जाएगा बट थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। मतलब ये कह सकते हैं कि ये 100% टाइम सेंटर रिटर्न नहीं होता, 100% असिस्ट करना पड़ता है उसको असिस्ट करना पड़ता है। ठीक है। और कुछ स्टीयरिंग में अगर आप ऐड करना चाहें इतना ही और रह गया था। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि बाहर से कवर कर रहे हैं। इसके बेसिकली फीचर्स की बात कर लेते हैं। कोई ऐसा फीचर जो आपको बहुत ज़्यादा काम का लगता हो और कोई ऐसा फीचर जो मिसिंग लगता हो इस गाड़ी के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे कंपटीशन के अंदर मेरे ख्याल सभी गाड़ियों के अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह दिया जाता है, जिसकी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट आपको भी लगती है और सबको ज़रूरत पड़ती है जब आप एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी चला रहे होते हैं। हाँ, बस मेरे को तो जो फीचर्स दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउंड सिस्टम बहुत लाजवाब है, ठीक है। टच स्क्रीन अच्छा काम करता है, ये लाइट्स वगैरह सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मिरर्स सारी चीज़ें सही काम करती हैं। ओके। प्लास्टिक भी इन्होंने है ना बजट ग्रेड यूज़ किया है, बट उसमें भी ठीक है, कोई ऐसे खास इशू नहीं है। जो थोड़ी बहुत रैटलिंग वगैरह भी आ रही है वो मे भी कुछ होगा, कुछ कहीं कुछ मे भी आपकी अभी ऑयल चेंज वाली सर्विस आने वाली है, चीज़ें उस चक्कर में होगा, बाकी तो और कोई इशू है नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ये और बताता हूँ आप लोगों को कि जो भी इसके अंदर फीचर्स हैं वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मिसिंग फीचर्स हैं जैसे मैंने बताया कि इनको इस प्राइस रेंज में इन्हें देना चाहिए था क्रूज़ कंट्रोल, ESP, TCS और HSA। मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों तीन सेफ्टी फीचर्स और एक जो है कंफर्ट फीचर वो ज़रूरी था इस गाड़ी में। आप एक सब कॉम्पैक्ट SUV ले रहे हो, आपको आपकी सिस्टर जो गाड़ी है मैग्नाइट वो ये सब दे रही है, ठीक है, टर्बो में दे रही है, तो रेनो को एक कदम आगे जाके नॉन टर्बो में भी दे देना चाहिए था, नहीं तो RXZ ऑप्शनल निकाल देते उसके लिए। माइट बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फेसलिफ्ट में तो देंगे ही देंगे, फेसलिफ्ट में तो इन्हें देना ही चाहिए, वो भी नहीं दिया तो कई बार ऐसी चीजें रहती हैं कि कंपनीज कुछ फीचर्स को कंट्रोल करके रखती हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के लिए। हाँ, हो सकता है, बट है ना ऐसा नहीं करना चाहिए था कि क्रूज कंट्रोल और ये सब हटा दिया आप लोगों ने। डेफिनेटली, क्योंकि क्रूज कंट्रोल हाईवे पे बड़ी काम की चीज़ है, आपको एक स्टेडी, मैंने बताया ना, एक स्टेडी स्पीड मेंटेन करने में दिक्कत आती है। बिल्कुल। तो वो चीज़ है। और एक और पार्ट जो हमारा रह गया है वो बता देता हूँ, इसके सस्पेंशन और जो ड्राइवेबिलिटी है, ड्राइविंग डायनेमिक्स, स्टेबिलिटी वो मैं बताया था। इसका डिज़ाइन जो स्पेशली स्पॉइलर की वजह से और जो एरोडायनेमिक डिज़ाइन बनाया है उसमें आप जब गाड़ी वैसे कभी मत करिएगा हाई स्पीड पे कट काटना, बट आप जब काटते हैं तो ये अपनी जगह छोड़ती नहीं है। ठीक है। टायर प्रोफाइल जो चौड़ाई है टायर की, ये चौड़ाई विड्थ ये कम है, बट फिर भी ये मैनेज कर लेती है। अगर आप 50, 60, 70 की स्पीड पे भी टर्न लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं अग्रेसिव टर्न्स की। हाँ, अग्रेसिव टर्न्स की प्यार से लेते तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़, सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है रेनो के सस्पेंशन। एक तो 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, तो किसी भी गड्ढे वगैरह से ले जाओ तो अंदर पैसेंजर्स को फील नहीं होता। मैंने 5 बंदे बिठा के भी देख लिया, अकेले भी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और उसके अलावा जो है इसके सस्पेंशन ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करते, ना परेशान करते हैं, ना कोई सस्पेंशन नॉइस सुनाई देती है। बट हाँ, वो थोड़ा ओवर, जैसे आप नई गाड़ी लोगे तो थोड़ा उसको सेटल होने का मौका देना। ठीक है। ये एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा इसमें, ये जो कैमरा बाहर लगाया है इन्होंने, ये कैमरा जो है ये अभी बारिश का मौसम है, इस समय गंदा है ये कैमरा, तो इसे ऐसे साफ़ करना पड़ता है, तो आपको बूंदें मिल जाएंगी यहाँ पे। दूसरी चीज़, जो वाइपर्स हैं इनमें जो ब्लेड्स यूज़ करे हुए हैं, ये जो रबर का पार्ट है ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ये जो है ये मेरे को खुद ही एरो ट्विन वाइपर्स इसमें ब्लेड लगवाने हैं, क्योंकि ये खुद ही अपनी शीशे को थोड़ा सा स्क्रैच मारने जैसा लगता है इसमें। ओके। और नई गाड़ी में ऐसा सीन है तो ओवर द टाइम तो ये और ज़्यादा नुकसान कर देगा, तो ये चेंज ही करवाना पड़ेगा। ठीक है। सिर्फ रबर का पार्ट, दैट्स इट। समझ गए। वाइपर में कोई नहीं। बेसिकली ब्लेड्स की बात कर रहे हैं। ब्लेड्स। तो हम बात कर रहे थे अपने लास्ट एस्पेक्ट की, जो कि रह गया है इसमें ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग से सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर याद आती है वो है कि सबसे पहली कॉस्ट कटिंग तो इसके ब्रेक पेडल में ही कर दी गई है।
हाँ उसका साइज थोड़ा छोटा दे दिया इन्होंने वो। और मैनुअल वाला ही यहाँ पे भी चला दिया एक्चुअली। हाँ हाँ ये सही, आपने सही ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि बाकी कंपनीज क्या है ऑटोमेटिक्स में थोड़ा चौड़ा रखती है ब्रेक बिल्कुल। का पेडल, तो बस वही एक प्रॉब्लम है, बाकी ब्रेक में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ब्रेक इसके सडन ब्रेकिंग करोगे तो भी लग जाएंगे। ब्रेकिंग रिस्पांस, ब्रेक बाइट हाँ वगैरह। बढ़िया है, रिस्पॉन्स सही है। नोज ड्राइव हल्की सी होगी ठीक है। बट ज़्यादा नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, आपने आज तक कितना टॉप स्पीड पे इसे चलाया? इसे मैंने चलाया है सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए, आई रिपीट अगेन, टेस्टिंग पर्पस के लिए हाईवे पे 120, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए टच करा था, फिर वापस ले आया था मुझसे नीचे। तो वहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि जब 100 क्रॉस करते हैं जनरली बजट गाड़ियों में, तो एक कॉन्फिडेंस लूज होता है। इसके साथ ये नहीं कहूँगा कि आपकी गाड़ी है तो आप बताएं कि हाँ बहुत अच्छी है, या कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है। जेन्युइन फीडबैक बताएं कि कैसा रिस्पांस रहता है हाई स्पीड के अंदर। वो हाई स्पीड, हाईवे पे हाई स्पीड में मोड्स का कमाल है सारा। अगर आप वही हाई स्पीड जो है 100, 110, 115 स्पोर्ट्स मोड के साथ कर रहे हो तो स्टेयरिंग मैंने बताया हार्ड हो जाता है, वो आपको बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है। और गाड़ी भी सही मुड़ती है, करती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। वही 110 से 115 की स्पीड आप सिटी पे करोगे फिर भी ठीक ठाक मैनेजेबल है। इको पे कर दी तो पहले तो अच्छा इको में पहुंचने में उसे टाइम लगेगा पहली बात तो। ठीक है। और वो मेंटेन भी हो गई स्पीड तो भी दिक्कत है। एक ये आपने पॉइंट अच्छा उठाया, तो इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप हाईवे पे हो, आपने ना स्पीड पकड़नी है तो पहले सिटी पे उसको लेके आओ अराउंड 80-85 की स्पीड तक। फिर अगर आपने माइलेज बढ़ानी है तो इको पे उसी स्पीड पे मेंटेन करके क्रूज करते रहो। अगर आपने और तेज़ करना है तो स्पोर्ट्स डालो। ठीक है। ये है, तो स्पोर्ट्स में स्टीयरिंग कॉन्फिडेंस देता है, हाईवे पे सिटी और इको तो बेसिकली यहाँ पे मोड्स मैटर करते हैं। हाँ मोड्स के हिसाब से स्टीयरिंग का है कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों यही कुछ था इस रेनो काइगर नॉन टर्बो AMT के ड्राइवेबिलिटी के बारे में। होप करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। और स्टिल अगर कोई डाउट रह गया हो तो मैं इंस्टाग्राम पे जुड़ा रहता हूँ अविरल जी के साथ भी और आप लोगों के साथ भी, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कोई भी सवाल जो आपको इनसे पूछना हो, और उस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कभी और Q&A वीडियो में, या फिर एक शॉर्ट के थ्रू, या फिर डायरेक्ट आपको इंस्टा पे आंसर देने की। धन्यवाद अविरल जी सभी डाउट्स क्लियर करने का, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। सेकंड सर्विस कराएं, ऑयल चेंज कराएं, उसके बाद दोबारा फीडबैक लेते हैं, सर्विस कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं इसका कैसा रहता है। मेन तो वो देखना है। बिल्कुल, क्योंकि रनिंग कॉस्ट आजकल बहुत ज़्यादा आसमान छू रही है, और माइलेज भी ये 15-16 की दे रही है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं कहूँगा मैं। एक इतने छोटे इंजन जिसमें आपको पावर भी कम मिल रही है, तो उस हिसाब से देखते हैं कि मेंटेनेंस कैसी रहती है इस गाड़ी की। और एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा, जिसको भी नॉन टर्बो तो सिर्फ वही देखिएगा, जाते जाते एक कंक्लूजन मुझे देना है जी। जो हैचबैक्स देख रहे थे स्विफ्ट और ये नियोस वगैरह, या कॉम्पैक्ट सीडान्स देख रहे थे जैसे ऑरा, डिज़ायर, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सिर्फ वही देखना सिर्फ नॉन टर्बो। जिसको हल्का सा भी शौक है पावर का, या फिर चाहिए नहीं कि है ना मैंने यूँ करा और वो गाड़ी है ना बोले रुको 2 मिनट, वो लोग प्लीज़ इसका टर्बो लेना, इसका या मैग्नेट का, जिसका भी, जो भी आपकी मनपसंद गाड़ी हो, उसका सिर्फ टर्बो ही लेना, नॉन टर्बो मत लेना गलती से, स्पेशली इसका और मैग्नेट का। तो चलिए दोस्तों, इसी थॉट के साथ कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। चलिए एवरीबडी टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, ऑलवेज अपनी सीट बेल्ट पहन के रखिए, और स्कूटर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, आपकी सेफ्टी आप ही के हाथ में। और एक और चीज़, क्योंकि अब ओमिक्रॉन आ रहा है, सर ने मास्क लगा रखा है, मैंने ही नहीं लगाया, तो मास्क वगैरह का प्रयोग अब बढ़ा दें। अब टाइम आ चुका है कि वापस से हम अपने घरों के अंदर बैठ जाएं।